धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की, क्योंकि ये इलाका इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं और वहां का जो राष्ट्रपति चुनने के लिए बेताब है ट्रंप, वो भी इस इलाके को लेकर बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है। इसलिए इस इलाके पर खास नजर रखे जाना बेहद जरूरी है। और वैसे भी इन तमाम खबरों पर रोजाना जब हमारे साथ बात करने के लिए जुट जाते हैं कृष्णकांत जी, तो और मजा आ ही जाता है, क्योंकि वो जी इस बारीकी से डिटेल्स को बता देते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। 2 दिन की छुट्टी हो गई है सर? हाँ मालूम है, और कल भी मैं नहीं रहूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ व्यक्तिगत काम से। जी, आगरा के शख्स की अमेरिका में गोली मारकर सरे बाजार सड़क पर बीचों बीच हत्या क्यों कर दी गई? ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये लड़का 28-29 वर्ष का है और उसकी बहन ऑलरेडी सेटल्ड है, यानी अमेरिका उनके लिए नया नहीं था, कुछ काम कर रहा था और डिप्लोमा आगे कर रहा था। अपनी पत्नी के साथ शादी हुए अभी केवल 10-12 दिन हुए थे और 18 दिन हुए थे। स्कूटर से जा रहा था और कोई लॉरी या छोटी ट्रक टाइप आई, इसको ओवरटेक बड़े पास से किया, इसको ऑफ रोड जाना पड़ा तो रुक के थोड़ा सा बहसा बसी हुई और उस बंदे ने इसको गोली मार दी। जिसे हम रोड रेज कहते हैं वैसा हुआ, मुफ्त में मारा गया। और ऐसी स्थिति में कोई मायने नहीं रखता है, पता नहीं इसने क्या बोला नहीं बोला। और बाप तो बेचारा ही आगरा ही में इधर में आसपास में है, उसकी माँ और पत्नी तो साथ में है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे क्या कहा जाए। मतलब दुनिया का कल्चर जो है, खासकर यह रोड रेज या चाकूबाजी या गन कल्चर, यह आज के समय का स्पेशल मतलब उभार है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। सोचिएगा, गन कल्चर जो अमेरिका में चल रहा है, अगर वो आरोपी हमलावर के पास अगर पिस्टल बंदूक ना होती तो शायद गोली ना मारता, मारपीट तक ही मामला रुक जाता। लेकिन जब है हाथ में तो चलाए गए, गर्मी दिमाग में बहुत रहती है। माइक्रोसॉफ्ट में कल पूरी दुनिया की एक टेंशन बढ़ा दी। विंडो तमाम बंद हो गई, कंप्यूटर तमाम बंद हो गए, एयरलाइंस ने काम करना बंद कर दिया, बैंकिंग सेक्टर में जो है एक तरीके से तूफान सा मच गया। तो अभी तक तो हम बात करते थे कि इंटरनेट पे कोई अटैक हो गया, साइबर अटैक, अब विंडो पे भी होने लगा है सीधा। कहते हैं कि विंडो ने खुद ही कहा है, या माइक्रोसॉफ्ट के ओनर ने खुद ही कहा है कि यह कोई साइबर अटैक नहीं है। बीच बीच में हम देखते हैं हमारे लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर पे भी, या यहाँ तक कि हमारा जो स्मार्टफोन होता है उस पे भी अपडेट्स आते हैं ताकि लेटेस्ट वो मॉडर्न बना रहे। उसमें एक लाइन में यह भी कह दूं आगे बढ़ने से पहले कि यह भी कहते हैं कि तुरंत अपडेट आए तो इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, 4-5 दिन वेट करना चाहिए। यदि कुछ गड़बड़ियां जैसे भी हुई हैं उससे आप मुक्त रह सके। तो वो उन लोगों ने अपडेट भेजा था, कुछ वो क्राउड करके है, क्राउड क्या उसे कहते हैं, क्राउड स्ट्राइक उनका जो है, उसे ऐप के थ्रू एक अपडेट भेजा था और वर्ल्ड भर में फटाफट उन्होंने अपडेट शुरू किया। और जिसका नतीजा हुआ कि वह जो प्रोग्राम था, जो अपडेट था, वह वायरस की तरह काम करने लगा। वायरस भी एक प्रोग्राम ही होता है, वह जानबूझ से किया था, एक गलती से था। और जिसके कारण, जिसकी आपने चर्चा की, हर जगह जहां भी है ब्लू डेथ कहते हैं, यानी लैपटॉप ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, ब्लू स्क्रीन आ गया, कुछ खुल ही नहीं रहा है, सबका सब खत्म हो गया और काफी समय तक चला। खासकर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, वो छोटे मोटे रिटेल पे जो बिल बनाते हैं सामने, फटाफट उसके कंप्यूटर उसके थ्रू करते हैं। एयरलाइंस के जितने भी वो विंडो थे जहां से टिकटिंग, बुकेटिंग या वो चेक इन होता है, वो सब ये ठप से पड़ गए, हंगामा हो गया। कई हमारे भारत के भी इंडिगो वगैरह के कई फ्लाइट कैंसिल कर देने पड़े, चूंकि काम हो नहीं सका। लेकिन बाई लाख 24 घंटा होते होते कई जगह इन्होंने कंट्रोल कर दिया गया। कुछ ही जगह बचा हुआ, जैसे चीन, उनका अपना स्टैंड बाई था, सिंगापुर ने भी कंट्रोल में कर लिया, रशिया भी कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, यूरोप के कई देशों में तबाही से मच गई। जी, कह रहे हैं भारत में कम असर हुआ है, तो क्या इसका खामियाजा जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, सत्यम नडेला, उनको भुगतना पड़ेगा क्या? कि अच्छा भाई, तूने भारत में तो होने नहीं दिया, पूरी दुनिया में करवा दिया? उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कहना यही चाहूंगा कि जितना ही एडवांस हो रहा है हमारा
तकनीकी, उतना ही ज्यादा खतरा पूरे विश्व भर में होने का है। यह तो अनजान से हो गया, गलती से हो गया, जानबूझ के भी किया जाएगा तो पूरे विश्व को, जैसे उदाहरण के लिए कहीं आंदोलन बड़ा जबरदस्त रूप से चलता है, जैसे हमारे कश्मीर में था, नॉर्थ ईस्ट में था, पूरा इंटरनेट बंद कर दो, यानी जनता ठप हो गई। आधार कार्ड जब कांग्रेस के जमाने में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत बड़ा गड़बड़ चीज है और इससे पूरे देश को खतरा है। चीन ने मना कर दिया था, बांग्लादेश ने मना कर दिया था। अब आधार वह चीज बन गया आपका कि उसको यदि सीज करके गवर्नमेंट उसे रोक देती थी, आपकी सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला सब खत्म हो जाएगी, आप देश के नागरिक ही नहीं रह जाएंगे। जी नहीं, सरकार कर दे चलिए एक बार को फिर भी चलता है, लेकिन वो डाटा तो वेबसाइटों पे बिक रहा है पूरा, और तमाम जानकारियां आपकी जो निजी जानकारियां हैं, मतलब ये इंटरनेट ने आपकी पूरी जो जिंदगी है उसको सार्वजनिक करके रख दिया। बिल्कुल, वह तो है ही है। पहले एक वक्त था जबकि हम कहते थे या अपने मोबाइल पे अपने जो भी नेटवर्क था उसमें कहते थे हमारे पास अनचाहा कॉल ना है, इसके लिए हम करते थे, वो खत्म हो गया। पहले आता था कि आप चाहें तो इस ऐड को देखें ना देखें, फिर कहते थे कि आप जब चाहे बंद कर दे। अब आता है 5 सेकंड में बंद होगा, आप कितना भी कोशिश कर ले नहीं हटा सकते, आपको देखना पड़ेगा। और आपके जितने भी डेटा है, चाहे वो बैंक्स में हो, इंश्योरेंस में हो, वो हर जगह बिक रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और विदेशी कंपनियां भी लेके जा रही हैं। और आए दिन इतने कॉल आ रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। व्यक्तिगत निजी जीवन कुछ नहीं रहा, सब कुछ सामाजिक हो गया है। सिर्फ उस सामाजिक धन का जो कुछ चंद लोगों के हाथ में है, जिससे कारण उसका रोक है पूरी तरह से समाजवाद आने में। जी मुझे तो सिर्फ एक अच्छी चीज लगी, हालांकि मैं उसको बुरे उसमें मानता हूं, लेकिन अच्छा अल्फाज तंज की वजह से कह रहा हूं कि एक जमाना था हम कहते थे कि अंग्रेज आते हैं हमारे यहाँ की फोटो खींच के ले जाते हैं, वहां पे बेचते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी बेच रहे हैं इस सोशल मीडिया पर। जी हाँ, वो तो है ही है। आजकल के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो हमारी गरीबी का ही तो मजाक बना रहे हैं और बेच रहे हैं। एक हटा दूसरा आ गया। और यह देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि दशकों नहीं बल्कि सदियों से एक ही पक्ष का, यानी पूंजीवादी जो सत्ता उसके पक्ष का 2 दल, 3 दल, 4 दल है जो एक दूसरे को आपस में बदल रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जी बांग्लादेश में जो बवाल शुरू हुआ है सर आरक्षण को लेकर, जिसमें विरोध किया जा रहा है आरक्षण का, ऐसा लग रहा था कि बस आंदोलन होंगे, खत्म हो जाएगा। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, सेना उतार दी गई है, हजारों लोग घायल हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे बांग्लादेश के अंदर। बहुत वक्त के बाद से बांग्लादेश में इस तरह का, इसे हम गृह युद्ध कहें, छोटा मोटा कहें, उस तरह से आर्मी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रही है, लेकिन विद्यार्थियों, छात्रों के खिलाफ, विपक्षियों के खिलाफ जिस तरह से सरकारी पुलिस उन पे दमन कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। और मान लीजिए 105 में 80-90 तो इनके मारे होंगे, 10-12 हो सकता है उनके पक्ष से भी मारे गए हों, कहना मुश्किल है। 500 से अधिक लोग घायल हैं, भिन्न भिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। आर्मी उतर चुकी है तकरीबन, वह भी अब हिस्सा लेगी ही इसे रोकने में, यदि नहीं रुकता है तो। फिर इंटरनेट की जो बात हम कर रहे थे वह तकरीबन हर जगह बंद कर दिया गया है, वह पूरी कोशिश की जा रही है। और इस कोटा सिस्टम के खिलाफ 50%, तो वास्तव में कहें तो रिजर्वेशन उस ढंग से ना हो कि कोटा सिस्टम है। और अभी तक 1971 के युद्ध में जिन लोगों ने साथ दिया था, और ये एक सोशल बेस है, वो सामाजिक आधार है जिसपे वहाँ की शेख हसीना का जो पिछले करीब 15-20 वर्षों से वहाँ सत्ता में है, 15 वर्ष, ये चौथी बार इस बार चुनाव जीती हैं, जिसमें विपक्ष का कोई नेता भी ढंग का नहीं था, और उनकी सत्ता चल रही है। और यह उनका सोशल बेस है। सोशल बेस समझते हैं ना, जिनके कारण उनको वोट मिलता है, जिनके कारण उनके लोग कवड़ियां डालने वाले होते हैं, जिनके कारण वो लोग उनकी जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, पागलों की तरह करते हैं, ट्रम्प के पीछे जो लोग हैं। तो यह इसको छोड़ने को वह तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम छोड़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का है। जी ब्रिटेन में भी दंगे बवाल शुरू हो गए हैं सर, ये हो क्या रहा? अभी तक तो खबरें आ रही थी कि मर्डर हो रहे थे, बीबीसी के पत्रकार की पत्नी और बेटियों का मर्डर हो रहा था, कहीं सूटकेस में लाशें मिल रही थी, अब वहां दंगे भी शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन तो उस आधार पे है, उन्होंने लेबर को जिताया है कि इस उम्मीद में कि लेबर पार्टी कुछ चमत्कार करेगा, और अच्छे खासे संख्या से जीता है। हालांकि लेबर पार्टी कुछ चीजें छोड़कर जो ऊपर से दिखावे के लिए है, मतलब पाउडर वगैरह लगा दिया, चेहरा वही है। और उस दिखावे में एक उन्होंने कर दिया कि जो उनके शरणार्थी जा रहे थे
किस देश में, अफ्रीका के एक देश में जा रहे थे, रवांडा में, रवांडा। वो उन्होंने रोक दिया, कहने के लिए पैलेस्टीन को मान्यता दे रहे हैं, वो तो पहली वाली भी सरकार देने को तैयार थी, किन शर्तों पर होगा वो बात अलग है। और यूक्रेन को अभी भी अस्त्र शस्त्र देते ही रहेंगे, सरकारी नौकरी देने के हालात में नहीं है किसी को भी। जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, यानी वहाँ की जो नेशनल एजेंसी है, पूरे जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज देखते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं, तो नेचुरली जनता भड़केगी। इतनी जल्दी भड़क जाएगी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में मुझे अंदाजा है कि 6 महीना होते होते जब इनका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा कि यह भेड़ नहीं है, वास्तव में भेड़िया ही है, और उसी का दूसरा रूप है यानी टोरीज का, तो और भी ज्यादा हंगामा वहां होने वाला है। जी, जेलेंस्की को बुला के नाश्ता पानी करा रहे हैं? कौन, आप यूएसए की बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ सर। कल वो कियर स्टारमर से मुलाकात कर रहे थे जेलेंस्की। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वह तो केयर स्टारमर बड़ी तेजी से अपने साम्राज्यवादी जो उनके मालिक हैं यानी अमेरिका, और अपने देश के जो वॉर इंडस्ट्रीज के जो लीडर्स, उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अलग नहीं हूं। ये दो चार चीजें मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं, चूंकि मेरा चेहरा छिप है, मैं अलग आपसे नहीं हूं, और हर तरीके से जेलेंस्की के साथ हूं। इस युद्ध में जब तक होगा तब तक हम मदद करेंगे, तुम्हारे अंतिम सेना भी लड़ने को तैयार है, युवक है, तब तक हम देंगे। दूसरी तरफ इजराइल को भी बता रहे हैं कि भाई ऊपर से हम जो भी कहें अंदर से तुम्हारे ही साथ है, इसकी चिंता मत करो। यानी यूएस यूके का व्हाइट, एक मिनट, व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी जो अंग्रेज जो है उसमें उसमें साउथ अमेरिका भी लोग नहीं आते हैं। व्हाइट सुप्रीमेसी को हम बरकरार रखेंगे और विश्व के ऊपर कब्जा करेंगे, बाकी भारत पाकिस्तान ये लोग हमारे चमचे ही रहेंगे। जी, सही बात है। ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू और जेलेंस्की के सामने ये लोग कह रहे हों, शोले फिल्म की बसंती की तरह, कि जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी। अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है रूस से। अमेरिका के पत्रकार को बंद कमरे में 16 साल की सजा सुनाई जा रही है सर। हाँ, यह भी आश्चर्य है, और बड़ी तेजी से उस कोर्ट ने इसके विरोध में 16 साल की सजा दी है। 2 या 3 हियरिंग हुआ बस। पिछले साल इन्हें पकड़ा था एस्पियोनेज के खिलाफ में। लेकिन है क्या, देखिए, अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी काफी समय से चल रहा है, युद्ध के समय से तो बड़ी जबरदस्त रूप से चल रहा है। और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी जो कैदी पकड़े गए हैं, यूक्रेन और रूस के बीच होता है। इस पिछले बार करीब 90 के आसपास हुआ है, सऊदी अरबिया के मध्यस्थता के बाद। वही स्थिति प्रिजनर्स ऑफ वॉर में ही, जो कैदी हैं एक दूसरे के, अमेरिका और रूस के बीच में होता है। पिछले कुछ दिनों पहले भी 4-5 हुए हैं, और इसलिए चूंकि रूस के पास कैदी कम थे, इसलिए संभवतः रूस ने, हो सकता वास्तव में एस्पियोनाज उन्होंने कुछ किया, छुपा के भेजा हो, और इसलिए चूंकि रूसी कई वहां पकड़े गए हैं, यहाँ के लोगों ने पकड़ के अमेरिका में बंद किए हुए, और इसके खिलाफ इन्होंने बंद कर दिया है कि अब लगता है कि हो सकता है 2 महीने के अंदर में, 16 साल नहीं करेंगे, 2 से अधिक 6 महीने के अंदर में दोनों के कैदी एक दूसरे से आदान प्रदान में वापस आ जाएंगे, और इसी के तहत ये सब हो रहा है। जी, मार्क जुकरबर्ग एलन मस्क की तरह खुलकर ट्रंप के भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं? ब्लूमबर्ग ऐसा दावा कर रही है। मार्क जुकरबर्ग, जहां तक बात है, जब बाइडेन जीत गए थे और ट्रंप हार गए थे, और ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे और हंगामा हुआ था कि इन्होंने विद्रोह करवाया वगैरह वगैरह करवाया, तो इनका ट्विटर को बैंड कर दिया गया। उस समय एलॉन मस्क के अंदर में ट्विटर या एक्स नहीं था, और मार्क जुकरबर्ग ने उनका फेसबुक का जो अकाउंट था उसको सीज कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इसलिए दोनों के बीच में मतलब 36 का आंकड़ा था। अब इनके जीतने की पूरी बात हो रही, तो हालांकि थोड़ी मोड़ी चमचागिरी कर रहे हैं, झुक रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो नजारा इन्होंने देखा, जिस तरह से असैसिनेशन की, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, और इनके खून का लगा, और हाथ उठा के ऊपर ट्रंप जब खड़े हुए, तो लगता है कि एक अपने आप में एक अजीबोगरीब दृश्य था जो पहले नहीं देखा था, और यह एक नया चीज होने वाला, प्योर अमेरिकन स्पिरिट है। हालांकि इसमें अमेरिकन स्पिरिट क्या है, तो कहीं का कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप इनको माफी करने के मूड में। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे सोशल मीडिया
जो है वह जानबूझकर खास व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने देते, विपक्ष को नहीं आने देते। देखिए किस तरह दोनों एक दूसरे को हो रहा है। इसलिए मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो इनको छोड़ूंगा नहीं, और इसीलिए बेचारे डरे हुए, किसी भी तरफ अब दे नहीं रहे, चुपके से हो सकता है ट्रंप को मदद भी कर रहे हो। जी, ट्रंप पर हुए हमले के लिए महिला एजेंट जिम्मेदार हैं। ये महिला एजेंट कौन है सर? अरे ये सब बकवास है, शुद्ध बकवास है। मैंने देखा, उनका नाम नहीं पता है, लेकिन यह मीडिया का एक शगुफा है, खासकर सोशल मीडिया में, या मतलब वहाँ का जो कॉरपोरेट मीडिया है, कि वहाँ पे खड़ी थी एक महिला, उन्होंने देखा था, इस तरफ भी देखा जिसके हाथ में इस तरफ भी था, लेकिन चिल्लाया नहीं, शोर नहीं मचाया। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहाँ के लिए साधारण हम देखा, गन तो देखा, जब तक चिल्लाती तब तक फायर हो चुका था। इसका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता उनके ऊपर। जी, वैसे खबर ये भी चल रही है, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूं कि ईरान नहीं, असल में नेतन्याहू ने ट्रंप पर हमला कराया ताकि उसके प्रति सिंपैथी पैदा हो जाए। ये हो सकता है सिंपैथी पैदा करने के लिए किया हो। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जेलेंस्की के खिलाफ जा रहे हैं, डर से उसने करवाए हो, होने के कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू की जहां तक बात है, कोशिश करने की संभावना इसलिए कम बनती है कि मैंने पहले भी कहा था कि जितने छोटे से बने हैं, और उसी समय संयोगवश भाषण के दौरान ट्रंप का चेहरा गोली जिस तरफ से गया था उसकी दूसरी तरफ उनका झुका है, जिससे कारण वो बाल बाल बचे। नहीं होता तो वो तो लुट गए होते, या कोमा में होते, या भयानक रूप से घायल हुए रहते। तो इसलिए इसकी संभावना कम लगता है कि इस तरह का रिस्क उन्होंने लिया हो। जी, बाइडन बाबा की विदाई का समय निर्धारित हो चुका है और वो कभी भी ऐलान कर सकते हैं, ये दावा नैन्सी पेलोसी कर रही है। ये दावा नैन्सी पेलोसी कर रही है, और कई अन्य ऐसी इस तरह की घटनाएं घट रही, जैसे इनको फिर से कोविड-19 का अटैक हुआ है, वो हो ही गया है। अगला जो इनका आने वाला है अगले महीने में, ट्रंप से फिर डिबेट जो होने वाला है, अब लगता है कि उसके लिए तैयार नहीं है। इन्हें खुद भी लगने लगा है कि अब नहीं है। ये कहा है कि डॉक्टर यदि लिख कर दे दे कि या मेंटली फिट नहीं है, तब जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनमें वह अब आक्रामकता नहीं है जिसके तहत ये पिछली बार चुनाव जीते थे, और हर जगह से लग रहा है कि पीछे हट रहे, हार रहे हैं। और जहां तक ट्रंप की बात है, दुनिया के हर जगह से लोग इनके प्रशंसा में कसीदे काटने, यहां तक कि जेलेंस्की ने भी इनको कल या परसों बधाई दी है कि आप रिपब्लिकन के उनके उम्मीदवार चुने गए हैं, इसलिए बधाई देता हूं। और हालांकि इन्होंने ये कहा, ट्रंप ने उनको ये कह दिया कि भाई मैं आते ही युद्ध रुकवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, जो जेलेंस्की नहीं चाहते। तो लग रहा है, लेकिन यह देखने की बात है कि बाइडेन के पक्ष में, और बाइडेन कितने जिद्दी शायद साबित होते हैं, देखते हैं। लेकिन हफ्ता भर के अंदर में पता चलेगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कहते भी है ना कि बुढ़ापे का जो इश्क होता है वो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। बाइडन को लेकर ये बात साबित होती हुई दिख रही है। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की, और पहला जो इसमें अपडेट है हमारे पास वो है आईसीजे के हवाले से। फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, जिसको जल्द से जल्द कब्जा मुक्त करवाया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। आईसीजे ने आदेश दिया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? एक तो इस फैसले को मैं इतना कहूं, मैंने पढ़ा कहीं पे कि बड़ा ही महत्वपूर्ण लेकिन बड़ा ही बेकार फैसला। महत्वपूर्ण इसलिए जिसकी चर्चा आपने की, पहला तो ये है कि ये जो आईडीएफ जिसने कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन लैंड को दशकों से, वह उनका नहीं बनता है, या फिलिस्तीनियों का है। इसको जितना जल्दी हो सके खाली करें। दूसरे आदेश में यह भी कई है, दूसरे महत्वपूर्ण आदेश में यह है कि जो वेस्ट बैंक वगैरह में इन्होंने कब्जा कर रखा है और उस पर अपने घर बना रखा है, सेटलर्स को ला रहे हैं, उनसे तुरंत उनसे खाली करने की बात कहें। तीसरा यह भी है कि पूरे विश्व को और खासकर यूएन को यह आदेश देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यह लोग माने कि किस तरह से आईडीएफ यानी इजरायली फोर्सेस जो है इलीगल तरीके से वहां पे उसको कब्जा किए हुए, इसको खारिज करें। और अंततः यह मैं कहूंगा, इनकी यह बात है, नेतन्याहू ने कहा कि बड़ा ही बेकार निर्णय है, गलत है, हम इसे नहीं मानते हैं, और इसलिए कहते हैं कि जो ज्यूज का जो जगह है वह उसको भला ज्यू कैसे खाली कर सकते हैं किसी के कहने पर। और इसीलिए दूसरा वाला टिप्पणी जो है कि बड़ा ही बेकार है, लेकिन यह पूर्ण रूप से इसलिए बेकार नहीं है कि इसका असर जो पूरे विश्व भर में फैलेगा।
पैलेस्टीन रेसिस्टेंस फोर्सेस जहां जहां भी है, पैलेस्टीन लैंड जहां तक है, उनके पैलेस्टीन अथॉरिटी है, हमास और हिजबुल्लाह, सब ने इस आदेश का बड़ा ही स्वागत किया है। इसके पूरे विश्व में होना चाहिए, जनता को खड़े होने चाहिए, और जहां तक इजराइल की बात है, पूरा दबाव डालना चाहिए, केवल इजराइल पे नहीं, जो उसके साथ सहयोगी हैं जिनके बल पे वह कूद रहा है, खासकर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और अन्य देश, और यूके भी यानी इंग्लैंड भी, उनके ऊपर प्रहार होना चाहिए, उनके जनता को सड़क पे आना चाहिए कि तुम यह करना बंद करो। यह जो इस 21वीं शताब्दी में इस तरह का अन्याय जुल्म जो चल रहा है, उसकी अब जी समाप्ति का समय आ गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है गाजा की एक इमारत से, एक बिल्डिंग से जुड़ी हुई, जिसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल कराने की कोशिशें हो रही हैं। क्या है पूरी जानकारी सर? जी हाँ, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। यूनेस्को की जहाँ तक बात है, जो एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और पूरे विश्व भर की हिरासत को और उसको देखभाल करता है, और गाज़ा में ऐसे काफ़ी कुछ हैं। 1-2 मैंने जैसे कहा हुआ है, जैसे चौथी शताब्दी का, अब ये देखिए अभी हाल-फिलहाल का नहीं है, यानी आज से करीब 1617 वर्ष पहले है सेंट हिलारियन मोनेस्ट्री, उसको ये लोग धीमे-धीमे बर्बाद कर रहे हैं। आईडीएफ ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। ग्रेट ओमानी मॉस्क है, बाइजेंटाइन चर्च है जबेलिया में, जो 17वीं शताब्दी से लेके 400 से 600 आफ्टर डेथ, यानी आज से करीब 1516 वर्ष 1600 वर्ष पुराने, ये जो भी हैं, जिनको भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी दर्शाते हैं पूरे दुनिया में, यह किसी देश का, किसी धर्म का, किसी खास रेस का नहीं है, यह पूरे मानवता का अस्तित्व के सवाल का है, और उसकी धरोहर है, और उसको हम बर्बाद ना करें, चूंकि हमारे अभी की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मानव इतिहास किस तरह से विकसित हुआ है, किस तरह के औजार का इस्तेमाल करता था, किस तरह के कल्चर से गुजरा हुआ, उसको बचा कर रखने की बात है। और उसे आईडीएफ जैसा, नेतान्याहू जैसे घिनौने लोग उसको बर्बाद कर रहे हों, यह बड़े ही दुख और शर्मनाक बात है पूरे मानवता के लिए। जी चलिए, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या यूनेस्को की धरोहर बना दिया जाएगा तो क्या वो सुरक्षित हो जाएगा, और क्या इजराइल उससे बाज आ जाएगा? खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है ईरान से जुड़ी हुई। ईरान का तेल लेकर चीन का जो जहाज जा रहा था, वो सिंगापुर में एक दूसरे जहाज से टकरा गया है, या टकराया गया है उसको जानबूझकर। टकराया तो नजर नहीं आ रहा है, टकरा ही गया है। तेल का टैंक था, ऑयल टैंकर था, और यह ऐसा लगता है कि जो ईरान का था वह तेल लेकर चीन की तरफ जा रहा था। हालांकि जो आप कह रहे हैं, संभावना शून्य नहीं है, लेकिन मुश्किल लगता है, इसलिए कि सिंगापुर एक हब सेंटर है और इंडिपेंडेंट अपना अस्तित्व बनाए हुए, और सिंगापुर कभी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में ऐसा हो, क्योंकि एक ऑयल टैंकर का यदि मान लीजिए एक्सप्लोड कर जाता है, तो उसको सफाई करने में हफ्तों नहीं महीनों लग सकते हैं, और वातावरण के लिए बड़ा भयानक होगा, और सिंगापुर आइलैंड के लिए बड़ा जबरदस्त चीज होगा। लेकिन इससे एक्सपोज हो रहा है कि यह तेल कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, और इस पे अमेरिकी पत्रकार और जहां तक उसके मीडिया है बड़े खुश हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हालांकि इसमें कतई कोई खुशी की कोई बात नहीं है। जी चलिए, ये उन्होंने किया भी होगा शायद, तभी तो खुलासा करेंगे भाई ईरान का तेल चाइना पहुंच रहा है। यूरोपीय यूनियन के अंदर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ के एक नेता ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। यूरोपियन यूनियन के जो टॉप डिप्लोमेट कहते हैं, जोसेफ बोरेल, जी हाँ, उनके जो डिप्टी है उसको भेज रहे हैं। और यहाँ तक कि अब देखिए कौन कौन से लोग विरोध कर रहे हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे यूरोपियन कई बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आग लग गया, जबकि ईरान के नए राष्ट्रपति जो बन रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वह पाश्चात्य देशों से, खासकर यूरोपियन यूनियन से अच्छा संबंध बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ये तो मौका देना चाहिए उनको। और इन लोगों को यह नजर नहीं आ रहा है कि ईरान में यदि ये बदलाव हो रहा है तो यह खुशी की बात है, जो भी पहले की तुलना में प्रोग्रेसिव है। पूर्ण रूप से प्रोग्रेसिव भले ही ना हो, जो चाहत हमें है। यूरोपियन यूनियन कौन सा प्रोग्रेसिव कंट्री है जिस ढंग का वो सपोर्ट कर रहा है एक जियोनिस्ट रिजीम को मिडिल ईस्ट में, और यूक्रेन युद्ध में वहां नेटो की एक्सपेंशन के लिए युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, वह कौन सा बड़ा ही लिबरल एंटिटी है, यूनियन है? वह तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह दिखाता इतना ही मात्र है कि किस तरह से ये लोग नौ फासीवाद, नौ नाजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। जी यूरोपीय यूनियन में बड़े ही बदलाव हो गया हो, और बन पड़े उसके एक अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन यूरोपीय कमीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है सर। यूरोपियन कमीशन में बदलाव वाला आसान नहीं है, क्योंकि जहां तक
हंगरी के प्राइम मिनिस्टर और एक दो ऐसे देशों के जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हैं, बड़े कमजोर मतलब हैं, 2-3 जगहों के लोग हैं। वैसे देखिए तो हंगरी में भी कलर रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की गई थी अमेरिकी की मदद से, बहुत सारे पैसे लगा के। और जो हमने इनकी चर्चाएं की थी कि बहुत सारी कंपनी जैसे कोको कोला और ये सब फोर्ड फाउंडेशन की जो पैसे लगा के, ताकि इनको ओरबान को हटाया जा सके, हालांकि सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए अभी पूरा का पूरा एक्सेप्ट इस 2-3 जगहों को छोड़ दे, जिसमें आर्मेनिया भी इन्हीं के पक्ष में, अमेरिका के ही पक्ष में चले गया, अजरबैजान तो था ही था, तो बड़ा मुश्किल है करना। हाँ, किसान जनता जरूर उसके विरोध में जा रही है, लेकिन वह बदलाव ही पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। फ्रांस में यदि वाम आगे बढ़ता है, इंग्लैंड में यदि जो लेबर पार्टी यदि सही में उसने अपना रंग दिखाया होता ढंग का, तो कुछ बात बनती, लेकिन वैसा भी होता नजर नहीं आ रहा। अभी समय है, जनता को और उठना पड़ेगा, त्याग करना, बलिदान करना पड़ेगा। जी। तेल अवीव तक पहुंचे हूतियों के ड्रोन ने एक इजरायली को मार डाला, 4-5 घायल कर डाले, लेकिन उसके बाद इजराइल में तहलका ये मचा हुआ है कि भैया आयरन डोम क्यों नहीं काम कर पाया, सायरन क्यों नहीं बजा, और हूतियों ने ये क्या कारनामा कर दिया, और इसका खामियाजा क्या हूतियों को भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफी एक्सपेंशन हुआ है और प्रोग्रेस हुआ है, जिसकी मदद से हुआ, महत्वपूर्ण नहीं है अभी, और हूतियों के हाथ में है। यह ड्रोन वहां से उड़ा, चला वहां से 9 घंटे तक इसने सफर की, मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ रेड सी, इजिप्ट के भी इलाके में गुजरा है, और अंततः फिर इजराइल के ऊपर घूम के तेल अवीव, जहां पे आयरन डोम पूरी तरह से कहते हैं कि सक्षम है, और वहां पे जाके खास जगह में इसने बमबारी की है। आत्मघाती था, इसलिए वापस आने की बात नहीं है, और उसमें एक मारा भी गया, 8-9-10 लोग घायल भी हुए। और नेचुरली पूरे इजराइल में और उसके समर्थक लोगों में बड़ा हंगामा है, और जहां तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस, यूएस, पेंटागन सब में है, बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि ये दुनिया जा कह रहा है, हमारे हाथ से वास्तव में निकल रहा है क्या, यह नजर आ रहा है। तो केवल अब हुतीस का रेड सी नहीं, जहां कि उन्होंने 150 शिप पर करीब 140 के आसपास जहाजों पर आक्रमण किया है, और जिसके कारण हैफा और बाकी सारे उनके जो इजराइल के जो पोर्ट हैं तकरीबन बंदी के कगार में पहुंच चुके हैं। यह एक नया चीज हुआ है और इजराइल के लिए बड़ा ही डरावना चीज है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और हूतियों ने बयान जारी करके कहा है कि अब इसकी विस्तार से और जानकारी दी जाएगी कि हम ऐसा कर पाने में किस तरह से सक्षम हो पाए। बहुत शुक्रिया, वक्त का तकाजा था, आपको निकलना भी था, लेकिन फिर भी खबरें बहुत ज्यादा होती हैं, टाइम उतना लग ही जाता है। मेहरबानी, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।